मैं गुलशन की सुनसान सड़कों से निकलकर छावनी जाने वाली बड़ी सड़क पर आ गया। कर्फ्यू को खुले थोड़ी देर हुई थी। दुकानें बंद थीं। अक्सर दुकानें लूटी हुई थीं। ईंट पत्थर सड़क पर बिखरे हुए थे। कुछ जले हुए मकानों से अभी तक धुआं उठ रहा था। बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। चौराहे पर इंडियन फौजियों ने मुझे जीप से गुजरते देखकर सैल्यूट किया। मैंने हाथ के हल्के से इशारे से जवाब दिया। कुछ बंगाली जे बंगला के नारे लगाते चौक में से गुजर गए। छावनी एक फरलांग दूर रह गई तो मैं फार्म गेट की तरफ घूम गया। छावनी में कसरत से इंडियन फौज मौजूद थी। मैं उधर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। यहाँ बाजार में बेकरी की एक दुकान खुली थी। मैं जीप रोक कर दुकान में दाखिल हुआ तो बंगाली दुकानदार ने मुस्कुरा कर मेरा खैर मकदम किया। मैंने 2 बड़ी डबल रोटियां और कुछ अंडे खरीद कर लिफाफे में रखवाए और पैसे देकर बाहर जीप में आ गया। एक भारतीय सिपाही मेरी जीप को गौर से देख रहा था। मुझे देखकर वो जल्दी से परे हट गया और सैल्यूट मारकर अटेंशन हो गया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, उधर क्या देखता है वो जांगली, तुम दुश्मन के इलाके में हो, अंबाला छावनी में नहीं। इंडियन सिपाही ने एक बार फिर मुझे सैल्यूट किया और कहा, सब ठीक है सर। मैं जीप लेकर वहां से निकल आया। वो एक कैप्टन की जीप थी, जबकि मेरी वर्दी पर हवालदार रैंक के फीते लगे थे। किसी को भी शक हो सकता था। चुनाचे मैं ज्यादा देर कहीं भी रुकना मुनासिब नहीं समझता था। अगरचे उस वक्त ढाका में अफरा तफरी का सा आलम था और इस किस्म की हजारों इंडियन फौजी जीपें सड़कों पर घूम रही थी। फिर भी मैं अपनी तरफ से किसी किस्म की बेएहतियाती नहीं बरतना चाहता था। अब मुझे सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि एक बेबस लड़की की भी जान बचानी थी। फार्म गेट वाली सड़क से जीप निकाल कर मैं गुलशन कॉलोनी की तरफ जा रहा था। जो ही एक मोड़ घूमा, सामने सड़क पर लोगों का छोटा सा हुजूम था। करीब पहुंचा तो देखा कि मुक्ति बाहिनी के 4 आदमी एक गहरे सब्ज रंग की वर्दी वाले नौजवान को संगीनों की नोक पर सड़क के किनारे दरख्तों की तरफ ले जा रहे थे। बंगाली नारे लगा रहे थे, पंजाबी को मारो। मैंने बदकिस्मत नौजवान को वर्दी से पहचान लिया कि वो पाक फौज का सिपाही है। मैं उसे मुक्ति बाहिनी के हाथों मौत के घाट उतरते नहीं देख सकता था। मुक्ति बाहिनी वाले उस पाक फौज के जवान को संगीनों से छलनी करने वाले थे कि मैंने जीप रोक ली। पिस्तौल तान कर मैंने जीप से छलांग लगाई और गरज कर कहा, ओए तुम जांगली लोग, इसको शूट नहीं करेगा। ये हमारी इंडियन फौज का कैदी है, इसे हमारे हवाले कर दो। मुक्ति बाहिनी वाले खूनी आंखों से मुझे देखने लगे। मैंने एक हवाई फायर किया और एक बार फिर जोर से गरजा, ओए भाग जाओ, नहीं तो एक एक को भून डालूंगा। ये हमारा कैदी है, इसे हम शूट करेगा। मुक्ति बाहिनी वालों ने अपने सामने इंडियन फौज के हवालदार को पिस्तौल ताने देखा तो बड़बड़ाते हुए दूर हट गए। पाक फौज का जवान अभी तक जमीन पर बैठा हुआ था। मैंने उसे हुक्म दिया कि जीप में बैठ जाओ, तुम हमारा कैदी है, चलो डबल मार्च जांगली। उस फौजी के कांधे पर रैंक का कोई निशान नहीं था। फरार होने की कोशिश करते हुए उसने रैंक के फीते नोच डाले होंगे। शिकस्त के बाद फौजी ऐसा ही करते हैं। मैंने उस पर पिस्तौल तान लिया, जल्दी उठो, चलो जीप में बैठो। वो खामोशी से मेरी जीप की अगली सीट पर जाकर बैठ गया। मैंने एक और हवाई फायर किया। लोगों का मजमा इधर उधर हो गया। मुक्ति बाहिनी वाले भी मुझे कोसते हुए वहां से चल दिए। मैंने जीप स्टार्ट की और तेजी से आगे निकल गया। मैंने पाक फौज के जवान से कहा, ये तो मुझे मालूम है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी रेजिमेंट और रैंक क्या है? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। मैंने मुक्ति बाहिनी वालों से तुम्हारी जान बचाई है। अब तुम इंडियन फौज की कैद में हो। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और बताया कि वो 11वीं पंजाब रेजिमेंट का लेफ्टिनेंट है और उसका नाम अल्ताफ है। मैंने उसे डांट कर कहा, तुम झूठ बोलते हो, तुम लेफ्टिनेंट नहीं हो, इंटेलिजेंस का कैप्टन है हम, तुमसे पूछगिछ करेगा। वो खुशशक्ल नौजवान सर झुकाए बैठा रहा। उसके चेहरे पर शिकस्त की हजीमत थी। मेरे डांटने पर उसने आहिस्ता से कहा, हाँ मैं कैदी हूँ और अब मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो कुछ मैंने कहा वो सच है और मेरा ताल्लुक इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि इंजीनियरिंग कोर्स से है। मैंने सख्त लहजे में पूछा, जब तुम्हारी रेजिमेंट ने हथियार डाल दिए थे तो तुम इधर मुक्ति बाहिनी वालों के हत्थे कैसे चढ़ गया? पाक फौज के जवान ने बताया कि उसकी ड्यूटी पोस्ट ऑफिस पर थी कि ढाका फॉल हो गया और गैर बंगालियों का कत्लेआम शुरू हो गया। वो पोस्ट ऑफिस की इमारत में छुपा रहा। अब मौका पाकर वहां से भागा तो मुक्ति बाहिनी वालों ने उसे पकड़ लिया। आप ना आते तो ये लोग मुझे हलाक कर चुके होते। मैंने कहा, अब हम भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुमने हमारे हजारों जवानों को मार डाला है। वो खामोश रहा। जीप गुलशन कॉलोनी में दाखिल हो चुकी थी। मेरी कोठी का गेट उसी तरह खुला हुआ था और कोठी का लॉन वीरान पड़ा था। जीप गैराज में खड़ी करके मैंने पिस्तौल निकाल लिया और लेफ्टिनेंट अल्ताफ अकबर से कहा कि चलो अंदर, खबरदार अगर भागने की कोशिश की तो शूट कर दूंगा। मैं उसे टीवी लाउंज में ले आया। पाक फौज का जवान यही समझे बैठा था कि मैं उसे शूट करने वाला हूँ, इसलिए वीरान कोठी में लाया हूँ। मैंने उसे दीवार के साथ खड़ा कर दिया, पिस्तौल का रुख उसकी जानिब किया। उसने कहा, अगर तुमने मुझे शूट ही करना था तो मुक्ति बाहिनी वालों से क्यों बचाया? मैं मुस्कुरा दिया, पिस्तौल पेटी के साथ लगा दिया और उसके कांधे पर हाथ रख कर कहा,
वो इसलिए कि मैं इंडियन सिपाही नहीं हूँ बल्कि पाकिस्तानी मुसलमान हूँ और तुम्हारा खून होते नहीं देख सकता था। वो एक लम्हे के लिए जैसे सकते में रह गया। फिर उसने मेरी वर्दी की तरफ देखा और कहा, ये वर्दी, जीप, ये सब कुछ। मैंने उसे अपने पास फर्श पर बिठा लिया और शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुना दी। ढाका में आने से पहले पठानकोट में मैंने कमांडो की हैसियत से जो कारनामा दिखाया था सिर्फ उनका जिक्र नहीं किया। उसे यही बताया कि मैं ढाके में कारोबार करता था और ये कोठी मेरी मिल्कियत है। मैं ऊपर छत पर गया और टंकी से शहनाज को निकाल कर नीचे ले आया। वो बेचारी खौफ से नीम जान हो रही थी। मैंने नीचे आते आते उसे लेफ्टिनेंट अल्ताफ के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि अब हम 3 हो गए हैं, कोई ना कोई फरार का रास्ता निकाल लेंगे। मैंने शहनाज को डबल रोटी और अंडे देकर कहा कि वो नाश्ता बनाए। अल्ताफ अकबर ने कहा कि फौज के रूल्स के हिसाब से कैप्टन वर्मा की जीप का हमारे गैराज में ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं। कैप्टन वर्मा जब अपनी रेजिमेंट में ना पहुंचा तो उसूली तौर पर उसकी इसी इलाके में तलाशी होगी जहां वो ड्यूटी पर था और हम इस वक्त इसी इलाके में हैं। मेरे हिसाब से तो आज शाम तक मिलिट्री पुलिस के आदमी कैप्टन वर्मा की तलाश में यहाँ आ जाएंगे। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके इस जीप को यहाँ से दूर ले जाकर किसी घाटी या तालाब में लुढ़का देना चाहिए। उस नौजवान लेफ्टिनेंट का अंदाजा फौजी कवानीन और जवाबित के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन मैंने उसकी राय से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि ये जीप हमें यहाँ से फरार होने में मदद दे सकती है। पहली बात तो यह है कि जीप एक इंडियन कैप्टन की है जबकि तुम हवालदार की वर्दी में हो। तुम्हारी हर जगह चेकिंग हो सकती है और किसी न किसी जगह तुम पकड़े भी जा सकते हो। दूसरी बात यह है कि मैं पाक फौज की वर्दी में हूँ, मैं बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। तीसरी ये कि एक औरत हमारे साथ होगी, उसे हम कहाँ छुपाएंगे। मैंने कहा, मेरे भाई, अगर हम इन बारीकियों पर गौर करते रहे तो यहाँ से कभी नहीं निकल सकेंगे। हमें जुर्रत से काम लेना होगा। वो बोला, ये मैदान जंग नहीं है जहाँ हम जुर्रत दिखाकर दुश्मन पर गालिब आ सकेंगे। हम दुश्मन के मुल्क में हैं और ढाका फॉल हो चुका है। हमें जुर्रत के साथ साथ अक्लो फहम और चालाकी और अय्यारी से भी काम लेना होगा। हालात का तकाजा है कि हम जितनी जल्दी हो सके इस जीप से छुटकारा हासिल कर लें। उसके बाद मुझे भी कहीं से भारतीय वर्दी हासिल करना होगी ताकि पहली ही नजर में पहचाना न जा सकूं। अगर मैं तुम्हारे साथ कुर्ते पाजामे के साथ निकलता हूँ तो मुक्ति बाहिनी वाले मुझे पकड़ लेंगे और शहनाज को कहाँ तक बचा सकोगे। मैं सोच में पड़ गया। इतने में शहनाज नाश्ता तैयार करके ले आई। हमने खामोशी से नाश्ता जहर मार किया। सदमे की वजह से शहनाज की भूख मर चुकी थी, मगर जिंदा रहने के लिए उसे मजबूर करके थोड़ा बहुत खिलाया। शहनाज पढ़ी लिखी लड़की थी। फरार के इम्कानात पर वो भी किसी वक्त अपनी राय का इजहार करती। बंगाली जबान उन दोनों में से मैं ज्यादा समझ सकता था और थोड़ी बहुत बोल भी लेता था, लेकिन अगर हम रवानी से भी बंगाली जबान बोल लेते तब भी हमारे खिलते हुए रंग और कद काठ और लहजे हमें पकड़वा सकते थे। मुक्ति बाहिनी वालों ने तो ऐसे ऐसे बिहारियों को भी कत्ल कर दिया था जिनके रंग बंगालियों जैसे थे और जो बड़ी रवानी से बंगला बोलते थे। मकामी लोग उनके लहजे से पहचान लेते कि वो बंगाली नहीं है। इसी उधेड़बुन में दोपहर हो गई। अचानक बाहर कुछ शोर सा सुनाई दिया। मैंने लेफ्टिनेंट अल्ताफ और शहनाज को किचन में जाने का इशारा किया और खुद ब्रेन गन हाथ में लेकर कमरे से निकलकर बरामदे में आया। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। एक सिख फौजी गेट के अंदर आकर गैराज में खड़ी जीप को देख रहा था। सड़क पर कुछ बंगाली लूटा हुआ माल उठाए लाठियां और कुल्हाड़ियां लहराते शोर मचाते गुजर रहे थे। मेरे बूटों की आवाज सुनकर सिख फौजी मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने देखा कि उसके कांधे पर 2 फीते और एक क्राउन बना हुआ था। वो सूबेदार मेजर था और उसका रैंक मुझसे बड़ा था। मैंने जोरदार सलूट मारा। सिख फौजी के कांधे पर ब्रेन गन लटक रही थी। उसने जीप की तरफ इशारा करके कहा, ओए जवान, ये जीप यहाँ रख कर तुम अंदर क्या कर रहे थे? 1 सेकंड के अंदर अंदर मुझे उस सिख फौजी के साथ जो सलूक करना था वो मैंने सोच लिया और एक बार फिर सलूट मारकर कहा, सर अंदर बहुत माल है, विलायती शराब, 2 औरतें भी हैं। उन्हें कहाँ रखना है सर? ऑर्डर करें। क्या इन औरतों को कैद कर ले या शूट कर दें? मेरा तीर ठीक निशाने पर लगा था। विलायती शराब और औरतों के बारे में सुनकर उसकी आंखें चमक उठी और वो बोला, चलो हमें दिखाओ। मैं यही तो चाहता था। फौरन दरवाजे से हटकर खड़ा हो गया। वो लंबे डग भरता अंदर कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसके पीछे पीछे था। मैं उसे ब्रेन गन का ब्रस्ट नहीं मारना चाहता था। इस तरह उसकी वर्दी खून आलूद और नाकारा हो जाती, जबकि मुझे उसकी जरूरत थी। जहां मुझे एक खास किस्म के कमांडो एक्शन से काम लेना था, जिससे 1 सेकंड में दुश्मन की गर्दन का मनका तोड़ दिया जाता है। कमांडो ट्रेनिंग के उस्ताद कहा करते थे कि इस एक्शन को अगर पूरी टाइमिंग और महारत से किया जाए तो खुद दुश्मन को भी खबर नहीं होती कि उसकी गर्दन का मनका टूट गया है और वो मर चुका है। मैं इंडियन हवालदार की वर्दी में था। सिख सूबेदार मेजर को एक लम्हे के लिए भी शक न हुआ। गैराज में इंडियन फौज की जीप खड़ी थी। वो इत्मीनान से टीवी लाउंज में आकर बोला, कहाँ है माल लोए? मैं उसके करीब पहुंच गया। सर, दूसरे कमरे में है। वो मेरे बेडरूम की तरफ बढ़ा जिसका दरवाजा आधा खुला था। मुझे उसी दरवाजे की दहलीज पर कमांडो एक्शन करना था। ये दहलीज उस सिख फौजी की जिंदगी का आखिरी मकाम था और दहलीज पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। मैंने अपने आप को एक खास पोजीशन में कर लिया। मेरी रग रग में बिजलियां सी कौंध गईं। सिख फौजी ने दहलीज की तरफ कदम
कदम बढ़ाया। उसे दूसरा कदम रखने की मोहलत न मिल सकी। मैं किसी ताकतवर चीते जैसी तेजी से उछला और दूसरे ही लम्हे सिख फौजी की गर्दन मेरे बाजुओं के शिकंजे में एक तरफ लुढ़की हुई थी। उसकी गर्दन का मनका टूट चुका था, उसके बाजू झूल गए थे। मैंने उसे छोड़ दिया। वो धड़ाम से मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। किचन से शहनाज और अल्ताफ अकबर भी आ गए। शहनाज सरासीमा थी, वो कत्ल पर कत्ल देख रही थी। लेफ्टिनेंट अल्ताफ ने तेजी से आगे बढ़कर सिख फौजी की लाश सीधी की और मेरी तरफ देखकर बोला, तुमने कमांडो ट्रेनिंग कहाँ से हासिल की है? क्या तुम फौज में रह चुके हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं। ये दाव पेच तो मुझे मेरे उस्ताद ने सिखाए थे। अब तुम जल्दी से उसकी वर्दी उतार कर पहन लो। ये कहकर मैं और शहनाज किचन में चले गए। शहनाज बेचारी थर थर कांप रही थी। वो घुटी घुटी सी आवाज में कहने लगी, ये मुल्क बहुत बड़ा है, हम कहाँ तक भाग सकेंगे? मैंने कहा, ये मुल्क आज अगर बांग्लादेश है तो कल मशरकी पाकिस्तान भी था। यहाँ हमारे दुश्मन हैं तो कहीं न कहीं हमारे हमदर्द भी जरूर होंगे, वो हमारी मदद करेंगे। लेफ्टिनेंट किचन में आ गया। वो सूबेदार मेजर की वर्दी में था और ब्रेन गन उसके कांधे पर लटक रही थी। वो उसकी जेब से निकली हुई पासबुक और दूसरे कागजात पढ़ रहा था। इस सूबेदार मेजर का नाम बारा सिंह था और वो जाट रेजिमेंट का जवान था। उसकी पासबुक हमें उसकी लाश के साथ ही गायब कर देनी होगी। सिख फौजी की जीप से कुछ भारतीय करेंसी निकली। एक गुरमुखी में लिखा हुआ खत भी था जिस पर लुधियाना के किसी गांव का पता लिखा हुआ था। लुधियाना अंग्रेजी में लिखा था, बाकी सारा पता गुरमुखी में था। हमने सिख फौजी की लाश, उसका खत, उसकी पासबुक और अल्ताफ अकबर की वर्दी को भी तख्ता उठाकर बेडरूम के उस तहखाने में फेंक दिया जहां पहले से 3 लाशें अब बू मारने लगी थी। पासबुक को इसलिए लाश के साथ तहखाने में फेंक दिया कि उस पर सिख सूबेदार मेजर की तस्वीर लगी थी। हमारा प्रोग्राम ये बना कि शाम का अंधेरा होते ही जीप लेकर निकल पड़े और शुमाल की तरफ किसी मकाम से बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में दाखिल होने की कोशिश की जाए। ये प्रोग्राम बनाना बड़ा आसान था, लेकिन हमें मालूम था कि इस जानलेवा सफर पर कदम कदम पर मौत मुंह फाड़े खड़ी थी। अब सबसे बड़ा मसला शहनाज का था। उसे हम मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। हम हरगिज ये गवारा नहीं कर सकते थे कि एक शरीफ पाकिस्तानी खातून को मुक्ति बाहिनी वाले अगवा करके ले जाएं। काफी सोचो विचार के बाद आखिर हमने आपस में यही तय किया कि शहनाज को मर्दाना लिबास पहनाकर सिविलियन बंगाली नौकर के भेस में साथ रख लिया जाए। मैंने उसी वक्त जीप निकाली और शहर के एक पुराने बाजार में आ गया जहां सेकंड हैंड कपड़े वगैरह मिलते थे। बंगाली इंडियन जीप देखकर इकट्ठे हो गए और जे बंगला के नारे लगाने लगे। मैंने दुकानदार से एक कुर्ता, खुला पाजामा और रबर के पुराने 3-4 बूट खरीदे कि कोई तो शहनाज को पूरा आ जाएगा। मैंने दुकानदार को अपनी रेजिमेंट हेडक्वार्टर का झूठ मूठ एड्रेस लिख कर दे दिया कि बिल वहां भेज दे। वो भला कैसे इनकार कर सकता था। वापसी पर मैंने एक सड़क पर वो ट्रक जाते देखे जिनमें पाक फौज के जवान जंगी कैदियों की हैसियत से खामोश बैठे हुए थे और लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। ये मंजर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं सिवाय आंसू बहाने के और कुछ नहीं कर सकता था। कोठी में वापस आकर हमने पहला काम ये किया कि चाकू की मदद से शहनाज के लंबे बाल काट दिए। उसका जिस्म दुबला पतला था। उसे मर्दाना लिबास पहनाया तो वो बिल्कुल सांवला बिहारी लड़का लगने लगी। एक जूता उसे पूरा आ गया। एहतियातन एक 4 खाना धोती उसके कांधों पर ओढ़ा दी। जब शाम का अंधेरा ढाका शहर के बाजारों में उतर आया तो हमने जीप में पेट्रोल चेक किया। टैंकी काफी भरी हुई थी। अगली सीटों पर मैं यानी हवालदार घनश्याम और अल्ताफ अकबर यानी सूबेदार मेजर दरबार सिंह बैठ गए। पिछली सीट पर शहनाज को बिठाया और उसे हिदायत की गई कि वो गूंगी बनी रहे और कोई बात न करे। फिर हमने खुदा का नाम लिया और जीप निकाल कर ढाका की तरफ रवाना हो गए। हमारी जीप ढाका के बाजारों से गुजर रही थी। हथियार डालने के बाद बड़े अलम अंगेज मनाजिर देखने में आ रहे थे। बंगालियों की अक्सरियत वक्ती जज्बात के तूफान में घिर चुकी थी। ये लोग हिंदुस्तानी फौजियों के खैर मकदम में नारे लगा रहे थे। हम एक भारतीय फौजी जीप में सवार थे और हमारी वर्दियां भी भारतीय फौज की थी। हमें देखकर बंगाली खुशी से नारे लगा रहे थे। हमें भी हाथ हिला हिलाकर उनके नारों का जवाब देना पड़ा, अगरचे हमारे दिल खून के आंसू रो रहे थे। मैं हवालदार घनश्याम दास और मेरा साथी अल्ताफ अकबर सूबेदार मेजर दरबार सिंह की वर्दी में और पाकिस्तानी CSP अफसर की बीवी शहनाज मर्दाना लिबास में हमारे सिविलियन बंगाली मुलाजिम के भेस में थी। मैं जीप चला रहा था। अल्ताफ अकबर मेरी साथ वाली सीट पर और शहनाज पिछली सीट पर बैठी हुई थी। कोई इंडियन फौजी जीप या ट्रक हमारे करीब से गुजरता तो हम एक दूसरे को हाथ हिलाकर सलाम करते। हम करमी टोला के इलाके से गुजरे तो हमें बंगालियों ने घेर लिया और हमें फूलों के हार पहनाए और मिठाई के 2 लिफाफे दिए। वो चीख चीख कर इंडियन फौज और बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। शहनाज पिछली सीट पर दुबकी बैठी हुई थी। उसका रंग जर्द हो रहा था। मैंने उसे घूर कर देखा और उसके जहन में ये डालने की कोशिश की कि वो भी अपने आप को खुश जाहिर करे। बड़ी मुश्किल से हमने जीप को भीड़ में से निकाला और
कमला पुर की तरफ से होते हुए चिटागोंग की तरफ जाने वाली बड़ी सड़क पर आ गए। एक जगह सड़क के किनारे दरख्तों में जीप खड़ी करके हमने मिठाई खाई क्योंकि हमें भूख लग रही थी। मैंने शहनाज को दबे लहजे में थोड़ा सा डांटा कि अगर वो बंगालियों को देखकर इसी तरह घबराती रही तो हम पकड़ लिए जाएंगे। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा कि वो मजबूर है। अल्ताफ अकबर ने कहा, अगर वो अपने आप को नहीं संभालेगी तो हमें मुक्ति बाहिनी की गोलियों का निशाना बनने से कोई नहीं बचा सकेगा। शहनाज ने वादा किया कि वो हमारी हिदायत पर अमल करेगी। पहले हमारा मंसूबा नेपाल की सरहद पार करने का था, मगर काफी सोच विचार के बाद अब हमारा इरादा चिटागोंग के हिल ट्रैक्स पार करके बर्मा की तरफ फरार होने का था, क्योंकि नेपाल की सरहद के उस तरफ इंडियन कमांड ने अपना हेडक्वार्टर कायम कर लिया था। अगर हमारे पास जीप न होती तो हम नारायणगंज के मकाम पर दरिया पार करके आगे जंगल में निकल जाते, लेकिन हम जीप और इंडियन फौजी वर्दियों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर जितनी दूर हो सकता था बजरिया सड़क निकल जाना चाहते थे। ढाका से चिटागोंग तक बहुत तवील सफर था। जीप पर यह सफर खतरनाक भी था। मैं उस सड़क पर अपनी एयर कंडीशनड कार में रंगपुर तक सफर कर चुका था। ये एक रात और एक दिन का सफर था। रास्ते में हमें पेट्रोल भी लेना था। हमारे पास पैसे भी नहीं थे। कई मसाइल पैदा हो सकते थे। जगह जगह इंडियन और बंगाली रेजिमेंटों ने चेक पोस्टें कायम कर रखी थी। तफसीली पूछगिछ और कागजात की पड़ताल के वक्त हम पकड़े भी जा सकते थे। मैं इन्हीं हालात में गुम था और जीप सड़क पर तेज रफ्तारी से भागी जा रही थी। शाम के साय होने लगे तो हमें सड़क के दरमियान एक इंडियन फौज का ट्रक खड़ा नजर आया। उसके आगे एक भारतीय फौजी खड़ा बाजू हिला हिलाकर हमें रुकने का इशारा कर रहा था। अल्ताफ अकबर ने मशवरा दिया कि जीप न रोकी जाए, मगर मैंने देख लिया था कि ट्रक में वायरलेस था जिसका एरियल बाहर निकला हुआ था। अगर हम वहां रुके बगैर भाग जाते तो ट्रक में बैठे भारतीय फौजियों को हम पर शक हो सकता था और वो हमारे बारे में सिग्नल देकर मुश्किलात पैदा कर सकते थे। चुनाचे मैंने ट्रक की एक जानिब जीप रोक ली। एक सिख सिपाही ने हमारे करीब आकर सैल्यूट किया और कहा, सर तेल खत्म हो गया है। मैंने देखा कि फौजी ट्रक की अगली सीट पर एक और सिख फौजी बैठा हुआ था। मैंने सिख सिपाही से कहा कि डिब्बा लेकर जीप की टैंकी में से थोड़ा सा तेल निकाल ले। मैं इस मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहता था, हालांकि हमें खुद पेट्रोल की जरूरत थी। सिख सिपाही ने सैल्यूट मारा। ट्रक के पीछे से एक टीन का डिब्बा और रबड़ की नलकी निकाली और जीप की टैंकी में से पेट्रोल निकालने लगा। मैं जीप में बैठा रहा। मेरी उंगली स्टेन गन के ट्रिगर पर थी। मैं किसी भी सूरत हाल के लिए बिल्कुल तैयार था। लेफ्टिनेंट अल्ताफ खामोश बैठा हुआ था। उसकी आंखों में तशवीश थी। इतने में सामने से एक इंडियन फौजी जीप तेजी से आई और हमारे पहलू में रुक गई। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। उसमें एक इंडियन मेजर और उसके 2 बॉडीगार्ड सवार थे। इंडियन मेजर की मूछें नोकीली थी और कांधे पर क्राउन चमक रहा था। उसने करख्त आवाज में पूछा, इधर तुम लोग क्या कर रहा है? दूसरे सिख फौजी ने जल्दी से उतरकर सैल्यूट मारा और बताया कि पेट्रोल खत्म हो गया है। इंडियन मेजर ने हमारी जीप की तरफ देखा और वहीं से बोला, कौन सी रेजिमेंट हो? यहाँ मुझसे एक गलती हो गई थी। हमें चाहिए था कि ज़ाब्ते के मुताबिक एक इंडियन मेजर को सामने देखकर फौरन अपनी जीप से उतरकर उसे सैल्यूट करते। यही गलती हमें लेकर बैठ सकती थी। मैं जीप से उतरकर मेजर के करीब गया और सैल्यूट मारकर कहा, सर 15 हिसार रेजिमेंट। वो भी जीप से उतर आया और मेरे करीब आकर बोला, जवान अपनी पासबुक दिखाओ। मैं सिविलियन होता तो घबरा जाता, लेकिन मैं एक ट्रेंड कमांडो था और इस किस्म के मौकों के लिए तो कमांडोज को खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है। अगरचे मेरे पास हवालदार घनश्याम दास की पासबुक मौजूद थी, मगर मैंने उस पर लगी हुई घनश्याम दास की तस्वीर उतार कर फाड़ दी थी। मैंने जल्दी से कहा, सर जीप में है। ये कहकर मैं तेजी से मुड़ा, डबल मार्च करता अपनी जीप तक आया। लेफ्टिनेंट अल्ताफ कुछ घबराया हुआ था। पिछली सीट पर बैठी शहनाज भी सहमी हुई थी। मैं यूं ही जीप का डैशबोर्ड खोलने के लिए झुका और धीमी आवाज में अल्ताफ से कहा, एक्शन। और उसके साथ ही मैंने पलट कर मेजर पर स्टेन गन की बाड़ मारी। वो उछल कर गिरा। मैंने फौरन ही उसके पीछे जीप में खड़े हुए दोनों फौजियों को भी भून डाला। इस दौरान में अल्ताफ ने बेहद मुस्तैदी का सबूत देते हुए अपनी स्टेन गन से पेट्रोल भरते हुए सिख और ट्रक के पास खड़े दूसरे सिख फौजी को गोलियों का निशाना बना दिया। सड़क पर 5 फौजियों की लाशें तड़प रही थीं। मैंने अल्ताफ से कहा, लाशों को उठाकर झाड़ियों के पीछे फेंक दिया जाए। शहनाज का खौफ से बुरा हाल हो रहा था। हमने जल्दी जल्दी 5 लाशें सड़क से घसीट कर घनी झाड़ियों में फेंक दी। फिर ट्रक और जीप को धक्का लगाकर सड़क की दूसरी जानिब दरख्तों की तरफ लुढ़का दिया। फौजियों, ट्रक और जीप की तलाशी लेने पर हमें इंडियन करेंसी में कोई 500-600 रुपए की रकम, 2 भरे हुए रिवॉल्वर और स्टेन गन का एमुनिशन मिला। ये एमुनिशन हमने अपनी जीप में रखा और तेजी से आगे रवाना हो गए। अल्ताफ ने सांस दुरुस्त करते हुए कहा, तुम मुझे कमांडो लगते हो। ये एक कमांडो एक्शन ही था। मैंने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि कॉलेज के जमाने में कमांडो ट्रेनिंग ली थी। जीप सड़क पर से कहीं निकल आई थी। सड़क पर दोनों जानिब बुलंद और घने दरख्त थे। इन दरख्तों के साए शाम के बढ़ते फैलते झटपटे में गुम हो रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा गाँव आया।
अब रात हो गई थी। वहाँ एक बंगाली रेस्टोरेंट के बाहर कुछ बंगाली बैठे चाय पी रहे थे। मैंने जीप एक तरफ खड़ी कर दी। बंगाली दुकानदार और ग्राहकों ने इंडियन फौजियों को देखकर जय बंगला के नारे बुलंद किए। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उनके नारों का जवाब दिया और खाना तलब किया। वहाँ से हमें चावल और उबली हुई मछली मिल गई। मैंने पैसे देने चाहे मगर बंगाली दुकानदार ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। हमने जीप में बैठकर खाना खाया। एक बंगाली मुलाजिम पानी लेकर आया। उसने घूर कर शहनाज को देखा, फिर बंगला जबान में शहनाज से कोई सवाल किया, क्योंकि शहनाज का हुलिया किसी बंगाली लड़के का था। शहनाज ने आगे से गूंगों की तरह गूंगा किया। मैंने बंगाली लड़के से कहा कि ये बंगाली गूंगा है। बंगाली मुलाजिम हंसने लगा और आगे से वो भी गूंगों की नकल उतारते हुए गूंगा करने लगा। खाना खाने के बाद हमने बर्तन बंगाली मुलाजिम के हवाले किए, उसे 2 रुपए बख्शीश दी और जीप स्टार्ट करके वहां से आगे निकल गए। जूं जूं रात गहरी होती जा रही थी, सफर दुश्वार होने लगा था।